सबसे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान मैं आपको सुनाता हूं। रूस ने नया परमाणु सिद्धांत बनाया है। कोई भी देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अब नेटो के ठिकाने चाहे जहां हो, रूस उनके खिलाफ भारी तबाही फैलाने वाले परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। पिछले 2 से 3 दिनों में हालात तेजी से बदले हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। जर्मनी ने नाटो के 8 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने का प्लान तैयार किया है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का आरोप है, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता के कामकाज संभालने से पहले बाइडेन प्रशासन तनाव पैदा कर रहा है ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाए। अचानक न्यूक्लियर वॉर का हड़कंप क्यों मचा और क्या ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही जंग फैल जाएगी, इसी टॉपिक पर है आज का ये एक्सप्लेनर वीडियो। ऐसा क्या हुआ है कि अचानक न्यूक्लियर वॉर का हड़कंप मच गया? बीते एक हफ्ते में 6 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनके चलते न्यूक्लियर वॉर का हड़कंप मच गया। पहला, यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका से मिली 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दागी। यूक्रेन ने 19 नवंबर को रूस पर 6 अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस वॉर में यह पहली बार है जब यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने इसकी इजाजत 17 नवंबर को ही दे दी थी। दूसरा, रूस ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किए। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को परमिशन दिए जाने के बाद 19 नवंबर को रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किए। नए डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर कोई नॉन न्यूक्लियर देश जैसे यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा हो और उसे किसी न्यूक्लियर देश जैसे अमेरिका का सपोर्ट हो तो इसे जॉइंट अटैक माना जाएगा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस हमले को रूस अमेरिका के सीधे हमले की तरह देख रहा है। तीसरा, फिनलैंड और स्वीडन ने अपने लोगों को तैयार रहने को कहा है। स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। फिनलैंड ने इस बारे में 18 नवंबर को गाइडलाइन भी जारी की। दोनों देशों ने हाल में ही नेटो की सदस्यता ली है। दरअसल रूस ने अपने डॉक्ट्रिन में कहा है कि किसी सैन्य गुट का कोई सदस्य देश उस पर हमला करेगा तो रूस इसे पूरे गुट के हमले की तरह देखेगा। चौथा, नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। 20 नवंबर को साउथ कोरिया ने अपनी खुफिया एजेंसी के हवाले बताया कि नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद के लिए करीब 11,000 सैनिक भेजे। यह सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। साउथ कोरिया ने भी यह दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार बेचकर भी मदद कर रहा है। पांचवा, ट्रंप के बेटे का थर्ड वर्ल्ड वॉर पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी बाइडेन द्वारा यूक्रेन को मिसाइल के इस्तेमाल की परमिशन की आलोचना की। 17 नवंबर को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मेरे पिता के कार्यभार संभालने से पहले ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। छठवां पॉइंट, जर्मनी ने कहा कि रूस की धमकियों से नहीं डरेंगे। 19 नवंबर को जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर कहा कि उनका देश रूस की धमकियों से नहीं डरेगा। उन्होंने कहा, पुतिन हमारे डर के साथ खेल रहे हैं, वह ऐसा 2014 से कर रहे हैं, मगर उस दौरान हमने राजनीतिक तौर पर उनसे डरने की गलती की थी, मगर अब हम अपनी सुरक्षा पर ध्यान देंगे। पुतिन यूरोप को बांटना चाहते हैं लेकिन वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल, अमेरिका की मिसाइल के रूस पर हमले को इतनी बड़ी घटना क्यों माना जा रहा है? 2 महत्वपूर्ण कारण से रूस पर हुए इस हमले को बड़ी घटना माना जा रहा है। पहला, रूस ने कहा यूक्रेन को अमेरिका का ऑपरेशनल सपोर्ट दिया। 19 नवंबर को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के हमले का मतलब है पश्चिमी देश इस वॉर को और बढ़ाना चाहते हैं। रूस ने यह भी कहा कि अमेरिका के ऑपरेशनल सपोर्ट के बिना इन मिसाइलों को लॉन्च नहीं किया जा सकता। ऐसे में अमेरिका सीधे तौर पर रूस के सामने है, जिसका जवाब देने के लिए अब वह बाध्य है। रूस के अनुसार वह इस हमले को वॉर के नए फेज की तरह देख रहा है और उसी तरह इसका जवाब देगा। दूसरा पॉइंट है, मिसाइल के उपयोग से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकेगा।
अमेरिका का आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जिसे ATACMS भी कहा जाता है, 300 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल दाग सकता है। यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल कर रूस की आर्मी फैसिलिटी को निशाना बनाया था। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन आगे भी रूस के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर हमला कर सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल रूस और नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन अपने कब्जे वाले इलाकों को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। अब तीसरा सवाल, क्या रिटेलिएशन में पुतिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? फरवरी 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बार इंटरनेशनल लॉ तोड़कर यूक्रेन पर हमला किया। कई बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी, लेकिन ऐसा कोई हमला उन्होंने किया नहीं। रूस के पास सबसे ज्यादा 5,580 एटॉमिक वेपन्स हैं। हाल ही में रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी बदलाव कर दिया। अब 19 फरवरी को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन के ऐसे हमले नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत एटॉमिक एक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने भी यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके देश के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों या हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो परमाणु जंग वो छेड़ देंगे। विदेश मामलों के जानकार और JNU में प्रोफेसर राजन कुमार मानते हैं कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ऐसे हमले की संभावना कम है। वे कहते हैं अमेरिका और यूक्रेन के एक्शन पर रूस रिटेलिएट जरूर करेगा, लेकिन न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की संभावना कम है। हालांकि दोनों देशों के बीच साइकोलॉजिकल वॉर अभी जारी है। प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं रूस मैसेज देना चाह रहा है कि अगर उसे या उसकी आर्मी को ज्यादा नुकसान होता है तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक तरह की धमकी है, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। रूस जानता है कि ट्रंप के आने के बाद उसकी स्थिति और मजबूत होगी, इसलिए वह इंतजार करेगा और अभी कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। अब चौथा सवाल, क्या ट्रंप के कार्यभार संभालने से पहले ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है? रूस यूक्रेन वॉर पर ट्रंप का क्या रुख है? 14 नवंबर को एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस और यूक्रेन को रुकना होगा। मैंने आज एक रिपोर्ट देखी, पिछले 3 दिनों में हजारों लोग मारे गए। वे सभी सैनिक थे, फिर चाहे वे सेना में हो या शहर में बैठे लोग, इस पर काम करेंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कई बार रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का वादा किया। उन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका की ओर से भेजे गए अरबों डॉलरों की आलोचना भी की। चुनाव के दौरान ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर जंग खत्म करने की बात भी कही। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद दुनिया भर के करीब 70 लीडर्स के साथ फोन पर बात की। 6 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति येलेंस्की से फोन पर ट्रंप की बात हुई, जिसके बाद येलेंस्की ने कहा कि उन्हें यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के साथ जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद 7 नवंबर को ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेन के साथ जंग न बढ़ाने को कहा। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन जंग का जल्द ही उपाय खोजने की मांग की है, लेकिन कुछ अमेरिकी जानकारों का मानना है कि बाइडेन के फैसलों से वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई। अमेरिकी पॉलिटिकल कमेंटेटर ग्लेन बेक ने कहा बाइडेन अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम उठा रहे, यह महाभियोग योग्य है। जॉर्जिया की रिप्रेजेंटेटिव टेलर ग्रीन ने कहा कि केवल कांग्रेस ही जंग का ऐलान कर सकती है, लेकिन बाइडेन अपने आखिरी दिनों में रूस के साथ युद्ध भड़काने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन हमें वर्ल्ड वॉर 3 में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर में कई देश सीधे तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी वर्ल्ड वॉर के हालात नहीं है। हालांकि ट्रंप के आने के बाद से रूस यूक्रेन वॉर की स्थिति सुधर सकती है। अब 5वां सवाल, बाइडेन ने ट्रंप के आने से पहले मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत क्यों दी? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के आखिरी 2 महीनों में यूक्रेन को जंग में खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। 5 नवंबर को ट्रंप की जीत के बाद से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि बाइडेन बचे हुए समय में यूक्रेन को मजबूती से जंग लड़ने और रूस के साथ समझौते में स्ट्रांग पोजीशन रखने के लिए मदद करेंगे। हालांकि
कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अगर रूस पर यूक्रेन मिसाइलें दागता है तो पुतिन अमेरिका और उसके साथी देशों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। यूक्रेन के पूर्व सीक्रेट सर्विस ऑफिसर इवान स्टुपक ने कहा है कि अमेरिका के इस फैसले से ग्लोबल लेवल पर कुछ भी नहीं बदलेगा। हालांकि यह एक निर्णायक कदम है। इससे यूक्रेन 1-2 हजार रूसी सैनिकों और करीब 150 भारी इक्विपमेंट्स को खत्म कर सकता है। लेकिन ट्रंप के करीबियों ने इसका विरोध किया है। ट्रंप के करीबी और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के कार्यकारी निर्देशक रहे रिचर्ड ग्रेनेल ने बाइडेन के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि किसी को भी अंदेशा नहीं था कि बाइडेन पद छोड़ने से पहले रूस यूक्रेन जंग को बढ़ा देंगे। ये सब पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। 18 नवंबर को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से पूछा गया कि क्या कोई राष्ट्रपति ऐसे समय में इतना अहम फैसला ले सकता है, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि बाइडेन को 4 साल कार्यकाल के लिए चुना गया था, न कि 3 साल और 10 महीने कार्यकाल के लिए। जब ट्रंप सत्ता संभालेंगे तो वो अलग फैसला ले सकते हैं। बाइडेन के फैसले पर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार पूरा का वादा पूरा करने की कोशिश मानते हैं। वे कहते हैं कि बाइडेन के फैसले की 2 वजह। पहली, नॉर्थ कोरिया ने अपने सिपाही रूस की मदद करने के लिए भेजे। इससे यूक्रेन कमजोर पड़ सकता है। दूसरी, बाइडेन अपने आखिरी दिनों में यूक्रेन को दिया हुआ अपना वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाइडेन के दौरान ये जंग शुरू हुई थी और उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी मदद का आश्वासन दिया था। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कहते हैं, ट्रंप के आने के बाद रूस यूक्रेन के बीच नेगोशिएशन शुरू हुआ। इसमें यूक्रेन मजबूती से अपना पक्ष रख सके और रूस कम दबाव बनाए, इसलिए बाइडेन ऐसा कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और जी हाँ चैनल को भी